जिन्ना साहब, जो रियासतें पाकिस्तान के साथ मिल रही हैं, उन्हें आपसे क्या मिलेगा? Your Highness, I've made my position very clear. मैं उन्हें हिंदुस्तान से कई ज्यादा सहूलियत देने के लिए तैयार हूं। And Your Highness, आपके लिए मैं ये सादे कागज पर साइन कर रहा हूं। पाकिस्तान से शामिल होने के लिए जो शर्त आप इसमें डालना चाहते हैं, डाल लें। थैंक यू जिन्ना साहब। अगर जोधपुर पाकिस्तान के साथ मिल जाए तो कराची पोर्ट हमें इस्तेमाल करने दें। हथियारों का फ्री पोर्ट हो। और सबसे अहम बात तो यह है कि हमारे जोधपुर से आपके सिंध के हैदराबाद जाने वाली रेलवे लाइन पर हमारा अधिकार हो। Anything for you, Your Highness. युवराज, जोधपुर की तरह आपकी भी सरहद हमारी सरहद से मिलेगी। तो क्या जोधपुर की तरह जैसलमेर भी पाकिस्तान से नहीं मिलेगा? हम पाकिस्तान से जुड़ सकते हैं जिन्ना साहब, पर हमारी एक कंडीशन है। जब भी हमारे राज्य में हिंदुओं और मुसलमानों का झगड़ा होगा, तब क्या आप न्यूट्रल रहेंगे? ये कैसा सवाल है महाराज कुमार? हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई झगड़ा होगा, फसाद होगा, ये ऐसी बात सोचना भी फिजूल है। Your Highness, as long as the central government in India is weak, we are both strong. I have signed on the dotted lines. You fill in the conditions. मैं शुक्रगुजार हूं जिन्ना साहब का कि इतना बड़ा प्रस्ताव उन्होंने मेरे सामने रखा। मैं बहुत जल्द सोचकर अपना फैसला आपको बता दूंगा। स्वतंत्र पाकिस्तानची मागणी करणारा खुद्द मोहम्मद अली जिनानी स्वतः स्वाक्षरी केलेला तो कोरा कागद त्या दिवशी जिनानी हनुवंत सिंग यांच्याकडून हिसकावून घेतला नसता तर? जरा विचार करा, काय झालं असतं? आज ज्या देशाला आपण हिंदुस्तान म्हणून ओळखतो, त्याचा चेहरा मोहरा काहीसा असा दिसला असता। मी विक्रम गोखले, एबीपी माझाच्या या नव्या धारावाहिकमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। सिंहासन सिंहासन ही आहे स्वतंत्र हिंदुस्थानची कहाणी, निर्मितीची कहाणी, जी आजपर्यंत तुम्हाला कुणीही कधीही सांगितलेली नसेल। सिंहासन हा असा एक महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे की ज्यात आम्ही तुम्हा सर्वांना तो इतिहास सांगणार आहोत ज्याचे संदर्भ तुम्हाला क्वचितच एखाद्या पुस्तकात मिळतील, सापडतील, पण स्वतंत्र हिंदुस्थानचा तो इतिहास जाणून समजून घेतल्याशिवाय तुम्हा कोणालाही स्वतःचा आपला देश कधीही समजू शकणार नाही। त्यासाठीच आपल्याला या पहिल्या भागाच्या सुरुवातीलाच जरा मागे जावं लागणार आहे, बरंच मागे जावं लागणार आहे। स्वातंत्र्याच्या आधी 2.5 महिने, दिनांक 3 जून 1947, स्वतंत्र हिंदुस्थानचा चेहरा मोहरा कसा असेल
हे त्या दिवशी ठरलं. दिनांक 3 जून 1947 रोजी दिल्लीतल्या ऑल इंडिया रेडिओच्या कार्यालयातलं वातावरण चांगलंच तापलं होतं. भारताचे व्हॉइसरॉय आणि गव्हर्नर जनरल लुई माउंटबॅटन तिथं येणार असल्याची बातमी होती. संध्याकाळच्या सुमारास लॉर्ड माउंटबॅटन आलेच. त्यांच्या सोबत होते जवाहरलाल नेहरू, शीख समाजाचे नेते सरदार बलदेव सिंग आणि मुसलमानांसाठी अखंड भारताचं विभाजन करून वेगळ्या देशाची मागणी करणारे मोहम्मद अली जिना. It has been impossible to obtain full agreement on any plan that would preserve the unity of India. There can be no question of coercing any large areas in which one community has a majority to live against their will under a government in which another community has a majority. The only alternative to coercion is partition. अखंड भारताच्या फाळणीनंतर दोन देश निर्माण होणार होते. एक हिंदुस्थान, दुसरं पाकिस्तान. व्हॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी त्याची पहिली घोषणा केली याबद्दलची आणि नंतर त्या निर्णयाला काँग्रेसचीही मंजुरी असल्याचं पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनीही रेडिओवरून जाहीर केलं. नेहरूंसाठी तो एक अतिशय भावुक असा क्षण होता. भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए मुझे खुशी नहीं हो रही. हाँ, मुझे इसमें संदेह भी नहीं है कि इस समय यही एक रास्ता है हमारे पास. भारत के किसी भाग का स्वेच्छा से संघ से बाहर रहने का प्रस्ताव सबको अखरेगा. फिर भी मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि दूरदृष्टि से भी मौजूदा फैसला ठीक है. अखंड भारताची फाळणी करून दोन स्वतंत्र देशांची निर्मिती करण्याच्या या योजनेला माउंटबॅटन प्लॅन असं म्हटलं जातं. पण अखंड भारताचे दोन तुकडे होणं पसंत नसलेल्या नागरिकांना हा माउंटबॅटन प्लॅन निराश करणारा होता. फाळणीच्या त्या घोषणेच्या बरोबर दुसऱ्याच दिवशी या कहाणीला एक वेगळीच कलाटणी मिळाली. दिनांक 4 जून 1947 माउंटबॅटन यांनी तत्कालीन विधानसभा आणि सध्याच्या संसद भवनात पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलं होतं. ह्या पत्रकार परिषदेच्या आदल्या रात्री उशिरापर्यंत व्हॉइसरॉय त्या पत्रकारांच्या प्रश्नांना सामोरं जाण्याची तयारी करत होते. त्यासाठी त्यांनी पत्रकार परिषदेचं वातावरण निर्माण करून खास सराव केला. ह्यावरूनच ती पत्रकार परिषद किती महत्वाची होती हे लक्षात येऊ शकतं. माउंटबॅटन यांच्याकडून भारताच्या भविष्याविषयी जाणून घेण्यासाठी जगभरातून सुमारे 300 पत्रकार त्या परिषदेला उपस्थित राहणार होते. I sincerely mean it when I say that power will be transferred completely by 1947, where I've been June 1948. The date of transfer of power by Britain in India will be around August 1947. I have already bought my steamer ticket for August 15th. So, this will be the date of transfer. माउंटबॅटन यांची स्पष्टोक्ती आश्चर्याचा धक्का देणारी होती. कारण ब्रिटिशांनी भारत सोडून जाण्यासाठी आधी जून 1948 ची मुदत दिली होती. पण आता अवघ्या 72 दिवसात अखंड भारताची फाळणी होणार होती. तसंच दोन्ही देशांना स्वातंत्र्यही मिळणार होतं. स्वातंत्र्याची पहाट आज ना उद्या होणार याची अखंड देशातल्या नागरिकांना कल्पना होती. पण 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळण्याच्या घोषणेबरोबरच एक मोठा प्रश्न उभा राहिला होता. त्या प्रश्नाचं उत्तर शोधल्याखेरीज स्वातंत्र्याला अर्थ नव्हता. प्रश्न होता की अखंड भारताच्या फाळणीनंतर
किती देश स्वतंत्र होणार होते? 2 की 565? 15 ऑगस्ट 1947 रोजी 2 देश स्वतंत्र होत होते, पण ते खरोखरच 2च देश होते की 565? कदाचित इतिहासाच्या पानांवरती या प्रश्नाचा उल्लेख अपवादानेच सापडेल, पण स्वातंत्र्य दिनाच्या काही दिवस आधी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या समोर 2 अत्यंत मोठ्या समस्या उभ्या होत्या. पहिली समस्या होती की देशामध्ये त्यावेळी भडकलेल्या जातीय हिंसाचाराला कसं रोखायचं याची, आणि दुसरी समस्या होती की भारताचं भवितव्य घडण्याआधीच ते बिघडण्यापासून कसं थांबवायचं याची. या दुसऱ्या समस्येचं मूळ कारण होतं लॅप्स ऑफ पॅरामाउंसी. ब्रिटिशांच्या आमदानीत सारा भारत एक झाला होता असं इतिहासातून आपण नेहमीच शिकत आलो आहोत. मग 2 नाही तर 565 वेगवेगळ्या देशांचा मुद्दा आला कुठून? हा प्रश्न पडणं स्वाभाविक आहे. वास्तविक ज्या ब्रिटिश इंडियाची आपण चर्चा करत आहोत त्या देशात छोटी मोठी मिळून तब्बल 565 संस्थानं अस्तित्वात होती. या संस्थानांवर इंग्रजांची हुकूमत होती. सदर राजघराण्यांचं लष्कर, पोलीस इतकंच काय तर कायदेही त्यांचेच होते. काहींनी तर स्वतःचं चलनही सुरू केलं होतं. पण ह्या साऱ्या संस्थानिकांनी इंग्रजांची गुलामी स्वीकारली होती. त्यालाच पॅरामाउंसी असं म्हणतात. आपण भारत सोडला की पॅरामाउंसी संपेल. मग प्रत्येक राजा आपलं आणि आपल्या संस्थानाचं भविष्य ठरवायला स्वतंत्र आहे असं इंग्रजांनी जाहीर केलं. त्यामुळे मोठी कठीण परिस्थिती ओढवली होती. राजस्थानमध्ये सिरोही नावाचं संस्थान होतं. सिरोही संस्थानचे सध्याचे वारसदार रघुवीर सिंग यांना 1947 मधला तो घटनाक्रम लख्खा आठवतो. एक बात की मैं तारीफ करता हूँ, हालांकि वो विदेशी थे, कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया, इन दैट दे वर 100% फेयर. उन्होंने क्या पास किया? आवर ट्रीटी राइट्स विद द इंडियन स्टेट्स आर हियरबाय टर्मिनेटेड एंड दे रिवर्ट टू स्टेटस को एंटी. जो इनकी परिस्थिति हमारे साथ संधि करने से पूर्व थी वहां वो वापस पहुंचते हैं. मीन्स दे बिकम सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स. उन्होंने हमारे साथ उसके अंदर कहीं दगाखोरी नहीं की, मैं तो नहीं मानती. ट्रीटी, अग्रीमेंट, समझोते याबाबत कुठेही दुमत नव्हतं, पण भारतातल्या संस्थानांवर असलेली ब्रिटिशांची हुकूमत हे मात्र एक मोठं सत्य होतं. ब्रिटिशांनी बरोबर भारत सोडता सोडता आपला सूर बदलला. ब्रिटिशांचं म्हणणं होतं की ज्या संस्थानांना स्वतंत्र राहायचं आहे ती संस्थानं स्वतंत्र राहू शकतात. ब्रिटिशांच्या या भूमिकेचा परिणाम असा झाला की आपल्याला स्वातंत्र्य तर मिळत होतं, पण देशाचे छोटे छोटे तुकडे पडत होते. पाकिस्तानची मागणी करणाऱ्या मोहम्मद अली जिन्नानी नेमका त्याचाच फायदा उठवायचे प्रयत्न सुरू केले. सर, नेहरू और कांग्रेस रियासतों की आजादी के हक में नहीं है. मुस्लिम लीग की क्या राय है इस बारे में? नेहरू को दिन में सपने देखने की बुरी आदत है. हमारे लिए लैप्स ऑफ पैरामाउंसी का सीधा मतलब यह है कि आप चाहें तो पाकिस्तान में रहिए या हिंदुस्तान में, और अगर आप आजाद रहना चाहते हैं तो आजाद रहिए. ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी या राय शुमारी का कोई मतलब नहीं है, जैसा कि कांग्रेस कह रही है. जो फैसला करेंगे राजा करेंगे, नवाब करेंगे. ब्रिटेन की ट्रीटी उन्हीं के साथ थी. हिंदुस्थानामधल्या तमाम संस्थानिकांनी भारताविरुद्ध बंड करून उठावं म्हणून जिन्नांनी चिथावणी द्यायला सुरुवात केलेली होती. हिंदुस्थान हा कायम कमकुवत कसा राहील हे पाहणं हा जिन्नांच्या कूटनीतीमागचा उद्देश होता. या अशा परिस्थितीमध्ये फक्त एकच व्यक्ती भारताला मदत करू शकत होती आणि ती म्हणजे लॉर्ड लुई माउंटबॅटन. खरं तर व्हाईसरॉय माउंटबॅटन हे भविष्याचा बारकाईनं विचार करणारे होते.
भावी पिढीचा त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा असेल याची त्यांना चिंता होती. दुसरीकडे फाळणीच्या घोषणेआधीच चहूबाजूंना रक्तपात वाढला होता. एकट्या कलकत्ता शहरात 5,000 माणसं मारली गेली. माउंटबॅटनना भीती वाटत होती की ह्या रक्तपातासाठीही इतिहास त्यांना जबाबदार ठरवेल. त्यावेळी व्ही.पी. मेनन हे व्हाईसरॉय माउंटबॅटनचे सल्लागार म्हणून काम पाहत होते. माउंटबॅटनच्या मनस्थितीची मेननना नेमकी कल्पना होती. मेनननी आपलं पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंटिग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स मध्ये एका घटनेचा उल्लेख करताना म्हटलंय, मैंने माउंटबॅटन से कहा कि बंटवारे के घाव पर वो मरहम लगा सकते हैं अगर इन रियासतों को वो भारत में मिलाने में मदद करें. भारत की आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारत को जोड़ने वाले शख्स के रूप में देखेंगी. मुझे लगता है कि यह बात भावुक माउंटबॅटन को छू गई. सर, अभी तो हमने ट्रांसफर ऑफ पावर का ऐलान भी नहीं किया है और 8,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. अगर हमने इसे रोकने की कोशिश नहीं की तो आज की पीढ़ी तो क्या, आने वाली पीढ़ी भी हमें इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगी. सर, अभी तो सिर्फ पंजाब और बंगाल में ये राइट्स फैले. अगर प्रिंसली स्टेट में फैलेंगे तो हम क्या करेंगे? सो आई वुड सजेस्ट सर, यू विल हैव टू इंटरवीन टू स्टॉप एनी फर्दर फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया. You are suggesting that I transfer 560 princely states to the Dominion of India. I don't think Sardar Patel or Nehru or any other leader of India would accept these propositions. सर, जितना मैं इन लीडर्स को जानता हूं उसके हिसाब से आपके किसी भी रोल से उन्हें कोई एतराज नहीं हो सकता. इनफैक्ट इंडिया को एक रखने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं. सर, अगर आप इन राजाओं को डोमिनियन ऑफ इंडिया में लाने में सफल रहे तो हमारे हिंदुस्तान का भविष्य मजबूत रहेगा और आपके इस रोल के लिए हमारा हिंदुस्तान आपको हमेशा याद रखेगा. Let me think. व्हाईसरॉय माउंटबॅटन यांनी अल्पावधीतच आपला होकार कळवला. सरदार पटेलांनी माउंटबॅटन यांची भेट घेतली. त्याचवेळी भारत सरकार आणि संस्थानिकांमध्ये मध्यस्थाची भूमिका बजावण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू यांनी माउंटबॅटन यांच्या नावाला आपल्या अंतरिम कॅबिनेट कडून मंजुरी मिळवली. बिकॉज ही वॉज मेंबर ऑफ द ब्रिटिश रॉयल फैमिली, इसलिए इंडियन स्टेट्स के रूलर्स को उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनसे घनिष्ठ दोस्ती रखना वो स्वाभाविक था. And therefore they would rely more in him than in another governor general or viceroy. लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी हिंदुस्थानच्या भूमिकेला पाठिंबा देण्याचं मान्य केलं. यामुळे हिंदुस्थानचं पारडं जड सुद्धा झालं. पण माउंटबॅटनना हिंदुस्थानच्या बाजूनी प्रवृत्त करणारी जी व्यक्ती होती ती म्हणजे व्ही.पी. मेनन, ते मात्र जरा घाबरले होते. देश आजाद हो रहा है और तुम रिटायर होके आजाद होना चाहते हो. सर, 30 साल से काम कर रहा हूं. कभी सोचा भी नहीं था कि आजाद भारत में सांस ले सकूंगा, पर अब ये सपना पूरा हो गया तो सोचा कि अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए. वैसे आप जानते भी हैं कि पूरी उम्र मैंने अंग्रेजों के साथ काम किया है. मैंने अंग्रेजों की नौकरी तुम्हारी तरह सरकारी नौकरी करने वाले हजारों हिंदुस्तानियों की मजबूरी थी. अब ये देश तुम लोगों की मदद के बिना नहीं चल सकता. ये वक्त थकने का और रिटायर होकर रास्ते से अलग हटने का नहीं. सर, क्या आप हम पर 100% भरोसा कर पाएंगे? मैंने, तुम जानते हो अंग्रेज जिस हाल में हिंदुस्तान आए थे
उसी हाल में हिंदुस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। एक टूटा हुआ बिखरा हुआ भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितने राजा महाराजा हैं? यही करीबन 565 या 564। नीयत क्या है उनकी? इनमें से सैकड़ों एक आजाद मुल्क बनने का ख्वाब देखते हैं। उन्हें अंग्रेज चाहिए, ब्रिटेन की गुलामी उन्हें मंजूर है, लेकिन हमारे साथ बैठना वो अपनी तौहीन समझते हैं। ऐसे लोगों को भारत का भाग्य विधाता नहीं बनने देंगे। और एक बात याद रखना बैनन, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो रहा है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक को एक धागे में बांधने का काम हमको साथ मिलकर करना है। काश्मीर पासून कन्याकुमारीपर्यंत पसरलेल्या देशाला एका धाग्यात बांधून ठेवणं हे सर्वात मोठं आव्हान होतं। देशात 565 राजघराण्यांचं प्रस्थ होतं। त्यातली बडी राजघराणी आपल्या संस्थानाला स्वतंत्र देशाचा दर्जा देण्याचं स्वप्न पाहत होती। भारताच्या लोकशाहीचा पुरस्कार करण्याची त्यांना चिंता वाटत होती। त्यामुळे आपल्या स्वातंत्र्यावर गदा येण्याची त्यांना भीती वाटू लागली होती। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू आणि माउंटबॅटन यांच्या मार्गदर्शनानं व्ही.पी. मेनन यांनी इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ॲक्सेशन म्हणजेच संस्थानिकांच्या विलीनीकरणाची कागदपत्र तयार केली। देशातल्या राजे महाराजांना सगळ्यात आधी त्याच कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करायला सांगण्यात आली। देशातल्या संस्थानिकांना इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ॲक्सेशनवर स्वाक्षरी करण्यासाठी सांगण्यात आलं। राजघराणी आणि संस्थानिकांना भारतात विलीन करून घेण्याचं ते एक कॉन्ट्रॅक्ट होतं, पण त्याच संस्थानिकांच्या मनामध्ये काही वेगळंच शिजत होतं। आपापली संस्थानं देश म्हणून स्वतंत्र करून घेण्याची स्वप्न त्यांना पडायला लागलेली होती। हा पहा, हिंदुस्थानच्या दक्षिणेचा हा भूभाग। एका जमान्यात ह्या प्रदेशाची त्रावणकोर अशी ओळख होती। त्याच त्रावणकोरनं 11 जून 1947 रोजी आपलं वेगळं सार्वभौम राष्ट्र बनवण्याची घोषणा केली। सर्व समृद्ध अशा त्रावणकोर संस्थानाच्या त्या घोषणेच्या दुसऱ्याच दिवशी 12 जून 1947 हैदराबादनंही बंडाचं बिगुल वाजवलं। 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर हैदराबादनं एक स्वतंत्र देश निर्माण करण्याची घोषणा केली। हैदराबाद संस्थान भारतापासून स्वतंत्र होण्याचा अर्थ होता भारत देशाचे दक्षिण आणि उत्तर असे 2 तुकडे पडणं। संयुक्त स्वतंत्र भारताचं स्वप्न अधुरच राहत होतं। परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन संस्थानिकांचा तिढा सोडवण्यासाठी एका वेगळ्या मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली। त्या मंत्रालयाची सूत्र सरदार पटेल यांच्या हाती सोपवण्यात आली। व्ही.पी. मेनन यांना त्या मंत्रालयाचं सचिव करण्यात आलं। सरदार पटेल यांनी मंत्री झाल्यानंतर 5 जुलै 1947 रोजी ऑल इंडिया रेडिओच्या माध्यमातून देशातील विविध राजघराणी आणि संस्थानिकांशी संपर्क साधला। ये बस एक संयोग है कि कुछ लोग रियासतों में रह रहे हैं और कुछ ब्रिटिश इंडिया में, लेकिन हमारा खून एक है और हमारे हित भी एक ही है। हमें टुकड़ों में कोई नहीं बांट सकता, हमारे बीच कोई सरहद बाधा नहीं बन सकती। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम दोस्तों की तरह साथ बैठकर कानून बनाएं, ना कि बेगानों की तरह समझौते करें। मैं रियासत के राजाओं और वहां की प्रजा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सभा में आमंत्रित करता हूं। जय हिंद। सरदार वल्लभभाई पटेल देशातल्या राजा महाराजांना आणि नवाबांना आधी प्रेमाने, आपुलकीने, संयमाने समजवण्याचा प्रयत्न करत होते,
पण ज्या राजांच्या आणि संस्थानिकांच्या विचारांमध्ये बदल घडवून आणण्याचा सरदार वल्लभभाई पटेल प्रयत्न करत होते, तिथे काहीतरी वेगळंच चित्र दिसत होतं. या सगळ्या मंडळींच्या भूमिकेमध्ये बदल व्हायचं तर दूरच, उलट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंब्लीमध्ये सामील झालेले राजे नवाब आता इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ॲक्सेशनवर स्वाक्षरी करण्याचं टाळत होते. 15 ऑगस्ट 1947 ही तारीख फक्त 46 दिवसांवर येऊन ठेपलेली होती, पण अजूनही मोठी संस्थानं हिंदुस्थानात विलीन व्हायला तयार नव्हती. या अशा परिस्थितीमध्ये भारताच्या सगळ्या आशा लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्यावरती केंद्रित झालेल्या होत्या. नेहरू, पटेल आणि मेनन यांच्याकडे आता माउंटबॅटन यांच्या मध्यस्थीचा एकमेव पर्याय उरला होता. ही खेळी यशस्वी होणार की नाही याचं उत्तर 25 जुलै 1947 रोजी मिळणार होतं. त्या दिवशी लॉर्ड लुई माउंटबॅटन यांनी आपलं सर्वस्व पणाला लावलं. ब्रिटनच्या राजघराण्याशी असलेल्या आपल्या संबंधांचाही त्यांनी संस्थानिकांची मनं वळवण्यासाठी वापर केला. व्हॉइसरॉय हाऊस मधून त्यावेळच्या लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिलकडे म्हणजे सध्याच्या संसद भवनाकडे जाण्यासाठी माउंटबॅटन निघाले. त्यावेळी लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिल हाऊसमध्ये 100हूनही अधिक राजे महाराजे आणि नवाब त्यांची वाट पाहत होते. त्या दिवशी भारतातल्या राजे आणि संस्थानिकांशी माउंटबॅटन चर्चा करणार होते. This is perhaps the last meeting which I am going to have with the Chamber of Princes. The date of transfer of power has been fixed for 15th of August. You must act fast. Let us face the facts. You cannot run away from the Dominion government, which is your neighbor, any more than you can run away from your subjects, for whose welfare you are responsible for. जोधपूरचे तत्कालीन राजे हनुमंत सिंग यांचे चरित्रकार आणि जोधपूर विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू प्राध्यापक लक्ष्मण सिंग राठोड यांना 25 जुलै 1947 हा दिवस भारताच्या एकीकरणातला सगळ्यात महत्वाचा दिवस वाटतो. माउंटबेटन ने एक्सटेम्पोर स्पीच दिया और कहते हैं कि वो स्पीच माउंटबेटन के जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण स्पीच था, जिसमें माउंटबेटन ने ये नहीं कहा कि आप हिंदुस्तान में रहो या पाकिस्तान में रहो. उसने तो एडवांटेजेस बताए, लाभ क्या होगा. ज़्यादातर देशी रियासतें जो है, जो टेरिटरी हिंदुस्तान में रहेगी उसी में है, और जोग्राफिकल भूगोलिक स्थिति को देखते हुए और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए आप अपना विलीनीकरण करें. तो संकेत क्लियर था कि आप डोमिनियन ऑफ इंडिया में जो है अपना विलीनीकरण करें. माउंटबॅटन यांच्या भूमिकेचा भारताला फायदा झाला, खूप फायदा झाला. त्यामुळे अनेक राजे रजवाडे, नवाब आणि संस्थानिकांना कळलं की भविष्यामध्ये त्यांना ब्रिटनकडून कुठलंही सहकार्य कधीही मिळणार नाही, आणि म्हणूनच अनेक संस्थानांनी भारतामध्ये विलीन होण्याचा निर्णय घेतला. पण तरीही भारताला एकसंध करण्याचं आव्हान अजून संपलेलं नव्हतं. देशातलं सगळ्यात समृद्ध संस्थान हैदराबादनं तर 12 जूनला आपल्या स्वातंत्र्याची घोषणा केली. हैदराबादच्या निजामाची ऐट अजूनही कमी झाली नव्हती, तर भोपाळच्या नवाबाचा विद्रोही स्वभाव त्याला पाकिस्तानच्या दिशेने आकर्षित करत होता. पश्चिमेच्या जोधपूर आणि जुनागडच्या संस्थानिकांनीही भारतीय नेत्यांची झोप उडवली होती. जोधपूर संस्थानाची सीमा ही नवनिर्मित पाकिस्तानला लागून होती. त्यात जोधपूर संस्थानानं 2 ऑगस्टच्या सुमारास आपला पवित्रा बदलला. 1 अगस्त को भी वो सहमत थे. अभी परिवर्तन क्यों आया? 2 अगस्त से आया परिवर्तन. आया एक तो थी स्पेशल कंसेशंस. नवाब और भोपाल और बड़ौदा विलीनीकरण के लिए कुछ स्पेशल कंसेशंस चाहते थे, जो स्टेट्स डिपार्टमेंट ने स्वीकार नहीं किया. अब महाराजा जोधपुर भी स्पेशल कंसेशंस चाहते थे, और अब उनको मालूम हो गया कि ये स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि 2 को उन्होंने अस्वीकार कर दिया.
देश लवकरच स्वतंत्र होणार होता. पण त्याच सुमारास जोधपूर आणि जैसलमेर सारखी संस्थानं पाकिस्तानात विलीन होण्याच्या बातम्या वेगानं पसरत होत्या. तो काळ पाहिलेल्या NK शर्मा आणि किशन सिंग भाटी यांच्या मनातल्या वाटाघाटीच्या आठवणी आजही ताज्या आहेत. ये प्रकार की घोषणा हो गई कि कोई हिंदुस्तान में रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है या पाकिस्तान में मिलना चाहता है. तो 1947 के बाद 15 फरवरी 1949 तक जैसलमेर इस असमंजस में रहा कि हम भारत संघ में मिले या पाकिस्तान में मिले या स्वतंत्र रहे. जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर एक दूसरे की रिश्तेदारी में और रेगिस्तान की एक की रियासतें होने से अच्छे संबंध थे. जोधपुर दरबार हनूर सिंह जी ने उस समय पहले तो मर्जर के दस्तखत कर दिए, फिर भावुकता में VP मेनन पे उन्होंने पिस्तौल ताना और कहा नहीं, और उन्होंने फिर विद्रोह की तैयारी की. वो चर्चिल से भी मिल के आए और उनको जज गया कि मैं स्टेट मर्ज नहीं करूँगा. उन्होंने आर्म्स और ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री भी जोधपुर पोर्ट में खोल दी. उनका इरादा नहीं मिलने का था और उनको बहुत बड़ी उम्मीद थी कि जैसलमेर बीकानेर मेरा साथ देंगे. याच काळामध्ये जैसलमेर, बीकानेर आणि जोधपूरच्या जनतेच्या मनामध्ये एक विचित्र भीती निर्माण झालेली होती की त्यांचे राजे हे काही चुकीचे निर्णय तर घेत नाहीयेत ना. या सगळ्या संस्थानिकांनी भारतामध्ये विलीन व्हावं याकरता प्रयत्न करणाऱ्या VP मेनन साहेबांनी आपल्या पुस्तकामध्ये स्टोरी ऑफ इंटिग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स या पुस्तकामध्ये या विषयावरती लिहिलेलं आढळतं. जोधपुर महाराज हनुमंत सिंह को रास्ते पर लाना मुश्किल बना हुआ था. जिन्ना और मुस्लिम लीग के दूसरे लीडरों से उनकी बैठक हुई. इस तरह की आखिरी मुलाकात में महाराज हनुमंत सिंह जैसलमेर के युवराज महाराज कुमार गिरधर सिंह को साथ ले गए, क्योंकि बीकानेर के महाराज उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुए और अकेले जाने में उन्हें डर लग रहा था. अपॉइंटमेंट कौन दे? नवाब भोपाल से बात की और नवाब भोपाल से बात करने से उसने उसी दिन 6 अगस्त को जिन्ना से मुलाकात कराई और आफ्टरनून में कराई. तो ये कौन गए थे? जोधपुर महाराजा नवाब ऑफ भोपाल और जैसलमेर महाराज कुमार. जिन्ना साहब, जो रियासतें पाकिस्तान के साथ मिल रही हैं, उन्हें आपसे क्या मिलेगा? Your Highness, I've made my position very clear. मैं उन्हें हिंदुस्तान से कई ज्यादा सहूलियत देने के लिए तैयार हूं. And Your Highness, आपके लिए मैं ये सादे कागज पर साइन कर रहा हूं. पाकिस्तान से शामिल होने के लिए जो शर्त आप इसमें डालना चाहते हैं, डाल लें. जिन्ना साहब, हिंदुस्तान के साथ हमारे मारवाड़ की महान रियासत के मिलने पर हमें इन कांग्रेसियों के साथ दिक्कत होगी. अगर जोधपुर पाकिस्तान के साथ मिलता है तो हमारी कुछ मांगे होंगी. योर हाइनेस, मेरा साइन किया हुआ ब्लैंक पेपर आपके हाथ में है. जिन्ना साहब, अगर जोधपुर पाकिस्तान के साथ मिल जाए तो कराची पोर्ट हमें इस्तेमाल करने दें. हथियारों का फ्री इंपोर्ट हो, और सबसे अहम बात तो यह है कि हमारे जोधपुर से आपके सिंध के हैदराबाद जाने वाली रेलवे लाइन पर हमारा अधिकार हो.
आजकल हमारे यहाँ अकाल फैला हुआ है। प्लीज आप राहत जल्दी भेजें। एनीथिंग फॉर यू योर हाइनेस। युवराज, जोधपुर की तरह आपकी भी सरहद हमारी सरहद से मिलेगी, तो क्या जोधपुर की तरह जैसलमेर भी पाकिस्तान से नहीं मिलेगा? हम पाकिस्तान से जुड़ सकते हैं जिन्ना साहब, पर हमारी एक कंडीशन है। जब भी हमारे राज्य में हिंदुओं और मुसलमानों का झगड़ा होगा, तब क्या आप न्यूट्रल रहेंगे? ये कैसा सवाल है महाराज कुमार? हमारे सपनों के मुल्क पाकिस्तान में ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। ये झगड़ा, ये फसाद जो आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस ने फैलाया है, और महाराजा जोधपुर को नीचा दिखाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई झगड़ा होगा, फसाद होगा, ये ऐसी बात सोचना भी फिजूल है। Your Highness, as long as the central government in India is weak, we are both strong. I have signed on the dotted lines. You fill in the conditions. Your Highness, महाराजा जोधपुर, जिन्ना साहब को कल कराची जाना है। बेहतर होगा कि पाकिस्तान में शामिल होने के मसौदे पर आप आज ही दस्तखत कर दें। मेरे पास आप लोगों की शुक्रिया अदा करने के अलावा कोई लफ्ज नहीं है, लेकिन जिन्ना साहब, हमारा राज्य 36,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 50 से भी ज्यादा जागीरदार है, और राजमाता भी तो है ना। मुझे उनसे सलाह लेनी होगी, और मैं शुक्रगुजार हूं जिन्ना साहब का कि इतना बड़ा प्रस्ताव उन्होंने मेरे सामने रखा। मैं बहुत जल्द सोचकर अपना फैसला आपको बता दूंगा। अगर गिरधर सिंह जी सहयोग दे देते तो जोधपुर की नेतृत्व में बीकानेर, जैसलमेर तीनों रियासतें रिवोल्ट करती, और हैदराबाद हैदराबाद नवाब तो बीच में था ताकि रिचेस्ट स्टेट थी, वो तो हिंदुस्तान से गिरा हुआ था। रजाकार 3 दिन में समर्पित हो गए। ये जिन्ना के कराची से मिली हुई स्टेट सिंध से इधर रहीम यार खान लगता है, इधर मीरपुर हैदराबाद, सीधा पाकिस्तान लगता। पाक आर्मी का सपोर्ट होता तो ये आराम से हिंदुस्तान में मिलने का काम नहीं हो सकता था। हिंदुस्तान के एकीकरण में आधा राजस्थान चला जाता। इन रियासतों को फौज के द्वारा जीतना बहुत मुश्किल हो दिया, तो पूरा पाकिस्तान जीता जाता, जो मुश्किल था उस समय। तो इन रियासतों को जो पाकिस्तान की सीमा से जुड़ी हुई थी, पाकिस्तान से मिल करके ये करती तो हिंदुस्तान के लिए, और शायद इनको देख करके अन्य रियासतें भी सहयोग करती कि नहीं करती भारत के एकीकरण का, इतिहास ही बदल जाता। जोधपूर संस्थानचा तब्बल 36,000 चौरस किलोमीटरचा परिसर 6 ऑगस्ट 1947 रोजी पाकिस्तानमध्ये जाणार होता। जरा विचार करा, जर असं खरंच घडलं असतं तर आज आपला देशाचा नकाशा कसा दिसला असता। मेनन यांच्या मतानुसार जोधपूर संस्थान पाकिस्तानात विलीन करून घेण्यासाठी जिन्ना आणि महाराज हनवंत सिंग यांच्यामध्ये अनेक बैठका झाल्या, पण महाराज हनवंत सिंग यांचे चरित्रकार राठोड यांच्या मते असं अजिबात घडलेलं नाही। राठोड यांच्या मते 6 ऑगस्ट 1947 ची बैठक ही पहिली आणि अखेरची बैठक होती। त्यानंतर महाराजा हनवंत सिंग परत निघून गेले। मग माउंटबॅटन यांनी जेव्हा चर्चेसाठी बोलावलं तेव्हा ते 9 ऑगस्ट 1947 ला पुन्हा दिल्लीत गेले। ट्रांसफर ऑफ पावर में माउंटबेटन ने सिर्फ 4 लाइनें लिखी है उसमें कि ये वार्तालाप मैंने सीक्रेट रखी है,
और ये वार्तालाप संभवतः वही हुई है कि आपने जिन्ना से क्या बात की, और माउंटबेटन ने यह सलाह दी कि आप पटेल से मिलो 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त को महाराजा मिले नहीं, अपनी फ्लाइट से वापस यहाँ आ गए, और 10 अगस्त संडे को महाराजा दिल्ली गए पटेल से मिलने। हनवंत सिंग यांचा पवित्रा काय आहे ह्याबद्दल सरदार पटेल यांना जोधपूरच्या दिवाणाकडून नेमकी माहिती मिळाली होती। त्यामुळे सरदार पटेलांच्या सल्ल्यानंच माउंटबॅटन यांनी महाराजा हनवंत सिंगला दिल्लीला येण्याकरता बोलावणं धाडलं होतं। आता जोधपूरला वाचवण्याची सारी जबाबदारी पटेलांच्या खांद्यावर होती। क्या आप लॉर्ड माउंटबेटन से मिले? जी सरदार साहब। क्या बात? मैंने ये भी सुना कि आपकी मुलाकात जिन्ना से हुई और आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ठीक सुना है। वेल, आई हैव नो कमेंट्स टू मेक योर हाइनेस। आप अलग रहकर स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन आपके फैसले से अगर जोधपुर वासियों ने बगावत कर दी तो भारत सरकार से किसी भी तरह की उम्मीद मत रखिएगा। पर जिन्ना साहब हमें काफी रियायत दी, तो सारी रियायतें हम भी दे सकते हैं, मगर वो जोधपुर से कराची की रेलवे लाइन का क्या हुआ? अगर वो काम नहीं हुआ तो हमारा व्यापार ठप हो जाएगा। हम जोधपुर को कच्छ के बंदरगाह से जोड़ देंगे, आपके रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। देखो हनमत, तुम्हारे पिता उमेश सिंह जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो तुम्हें मेरी देखरेख में छोड़ के गए। चीनी लोगे? चीनी। अगर तुम सही रास्ते पे नहीं आए तो समझो तुम्हें अनुशासन में लाने के लिए मुझे पिता के रोल में उतरना पड़ेगा। नहीं, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल मैं खुद लॉर्ड माउंटबेटन के पास जाऊंगा और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन कर दूंगा। जी। सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या समोर जोधपूरच्या महाराजांनी भारतामध्ये विलीन व्हायला होकार दिला, पण प्रश्न तिथे सुटलेला नव्हता। त्यांच्या मनामध्ये उलटसुलट विचारांची अशी आग धुमसत होती। भारताच्या एकात्मतेविषयी जोधपूरने विचारलेल्या प्रश्नांनी पुन्हा एकदा डोकं वर काढलं होतं। 11 ऑगस्ट 1947 रोजी सकाळी 10च्या सुमाराला महाराज हनवंत सिंग व्हाइसरॉय लॉजवर पोहोचले। Stop bloody nonsense, man. I refuse to take your dictation. मुझे किसी की डिक्टेशन पसंद नहीं है, समझे? योर हाइनेस, आप ये बच्चों वाली हरकत ना करें। मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की। अगर तुमने जोधपुर की प्रजा को भूखा मारा तो I'll shoot you like a dog. योर हाइनेस, अगर आपने मुझे मारने की कोशिश की तो ये आपकी बड़ी भूल होगी। अच्छा? आप समझौते को रद्द भी तो कर सकते हैं। मुझे सिखाएगा क्या करना है? May I ask what is going on here? He was trying to shoot me, sir. Don't worry. It's just a jest of a young man. You will get what you have been promised to you. Now, may I have the pistol? This is a gift from my side to you, sir. Thank you. Handmade, I see. Yes. You may now sign the instrument of accession. Okay. Right. अब ये यहाँ पर कहानी शुरू होती है। मैनन तो लिखता है कि महाराजा ने मुझे रिवॉल्वर दिखाया और कहा कि मार दूंगा। महाराजा के पास में जो है पिस्टल पेन ही था, जो बटन दबाने से, क्योंकि महाराजा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का बहुत होशियार आदमी था, खुद के ही बनाया हुआ था, बटन दाबने से वो पिस्टल की तरह आती थी। तो महाराजा ने जो शब्द कहे वो क्यों कहे
वो इसलिए कहे कि मेनन जो है रिलक्टेंट था, वो स्पेशल कंसेशंस देने में, जो पटेल एक दिन पहले एग्री कर चुका था। वो लेटर भी उसके पास में था और वो चाहता था कि मैं इसको दस्तखत करवा लूँ। शेवटी 11 ऑगस्ट 1947 रोजी म्हणजे स्वातंत्र्य दिनाच्या फक्त 4 दिवस आधी महाराजा हनवंत सिंग यांनी इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ॲक्सेशनवरती स्वाक्षरी केली। पण महाराजांचा नेमका कल कुठे होता याच्यावरती आजही मतभेद कायम आहेत। यदि आप एक छोटा मकान बेचते हैं तब भी 10 जगह पूछते हैं कि इसकी प्राइस क्या है, बार्गेनिंग करते हैं। तो वो तो पूरी स्टेट विलीनीकरण कर रहे थे, जो भारत की 30 नंबर लार्जेस्ट स्टेट थी, जिसका 36,000 स्क्वायर माइल एरिया था। तो जब पूरी स्टेट विलीनीकरण कर रहे हैं तो स्टेट का मालिक कुछ तो जनता के लिए नेगोशिएट करेगा। स्वातंत्र्य दिनाच्या केवळ 4च दिवस आधी जोधपूर संस्थान हे भारतामध्ये विलीन झालं। आज आपल्या देशाचा जो चेहरा मोहरा आपण पाहतो आहोत तो स्वातंत्र्य मिळण्याच्या 4 दिवस आधी सुद्धा एकवटलेला नव्हता। हैदराबाद संस्थान, भोपाळ संस्थान, जुनागड संस्थान, जम्मू काश्मीर ही संस्थानं, ही सगळी संस्थानं अजूनही भारतामध्ये विलीन व्हायला तयार नव्हती। या संस्थानांना भारतात कसं सामावून घेण्यात आलं याच्या कहाण्या स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातला एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा होता। भारतीय इतिहासाचा तो अध्याय आजही लोकांसमोर आलेला नाही। सिंहासनच्या पुढच्या भागामध्ये आपण त्याचाही उहापोह करणार आहोत। पण त्यापूर्वी एक गोष्ट सांगतो। महाराज हनवंत सिंग यांनी व्हीपी मेनन यांच्या दिशेने एकदम पिस्तूलच रोखलं होतं। अर्थात त्यांच्यामधले मतभेद तिथेच संपले होते। पुढच्या काळामध्ये महाराज हनवंत सिंग यांनी व्हीपी मेनन यांना जोधपूरमधून निवडणूक लढण्याचा प्रस्ताव दिलेला होता। मेनन साहेबांनी अर्थातच तो प्रस्ताव स्वीकारायला नकार दिला।